नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल उज्जैन एस्ट्रोधनिस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गुड रहस्य पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो पॉडकास्टिए हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं अपने चंद पैसे कमाने के चक्कर में एस्ट्रोलॉजी की वाट लगाने पे तुले हुए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी आप सीखें या कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करें और किस थ्योरी को आपको पढ़ने की आवश्यकता है जो आपको पिन पॉइंट पे प्रेडिक्ट करती है और जिसके पीछे एक साइंटिफिकली लॉजिक भी है, वो प्रैक्टिकल भी दिखाती है। पिन पॉइंट पे आपको जो टाइम और पीरियड, आपका जो घटना घटने का जो समय होता है वो उसको सिग्निफाई करती है, उसको इंडिकेट करती है और आपको डेफिनेटली वही घटना उसी टाइम पीरियड पे घट भी जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हमें जो है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं किसी भी थ्योरी को, जैसे कि लाल किताब वगैरह जो सब करते हैं, चलो ठीक है भाई, उनका अपना मत है, लेकिन नक्षत्र नाड़ी क्या है, कम से कम इसको समझ लो आप। नक्षत्र नाड़ी ही एक्चुअल में वो साइंस है हमारी, जो आपको बेफालतू के ये जो किसी में काल सर्प दोष, किसी में शनि की डैया, किसी में साढ़े सती, कभी ये कभी वो, कभी नंबर लिख लो, कभी आप कोई पता नहीं अजीब प्रकार के नंबर, मोबाइल नंबर चेंज कर लो, ठीक है, नेम नंबर चेंज कर लो, नेम को बदल लो। ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को सुनने को मिल रही हैं आजकल। जो पॉडकास्ट इतने चल गए, उस पॉडकास्ट पे ये जो जरूरी जानकारी है वो कोई नहीं बताने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि भाई जो ये पॉडकास्ट बाबा लोग जो हैं, अब इनसे मेरी गुजारिश है, प्रभु कृपया करके जो है आप ये जो भ्रम मत फैलाओ और कुछ भी आके मत बोलो। कोई लक्ष्मी जी की आरती करने को मना करता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है ना। अब पता नहीं तरह तरह की बकवास सुनने को मिलती है और उन सब से ना थोड़ा सा मैं परेशान हो गया हूँ। काफी पॉडकास्ट मेरे सामने जब आते हैं ना, तो देखो भाई, बात इतनी सी है, मैं हूँ एक प्रैक्टिकल बंदा और प्रैक्टिकल बातों को ही सुनना पसंद करता हूँ। प्रैक्टिकल मैं जानता हूँ और प्रैक्टिकल पे मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है, जैसे नीम हकीम खतराए जान, वो आपके लिए ना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। के आधार पर उस नक्षत्र के जब 9 डिवीजन की जाती हैं, तो फिर वहां पे जाके हमने ये पता लगाया कि सब लोड का कितना बड़ा खेल है। और आज उसी बात को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ, ताकि आम जो पब्लिक है सबको पता लगे कि भाई एक्चुअल में थ्योरी है क्या और एस्ट्रोलॉजी का मजाक कहाँ बनता है और कौन लोग होते हैं जो मजाक बनवा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना डीप जाने की कभी कोशिश नहीं की, और ये इतने लेजी टाइप के होते हैं, आलसी होते हैं, समझते हैं कि भाई तुक्का मार दो, यहीं से कुछ हो जाएगा कोई भी। अब मैं आगे बताऊंगा कि कारण क्या है और क्यों ऐसा होता है, क्यों मजाक बन जाता है हमारी एस्ट्रोलॉजी का। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान ना हो, लेकिन जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये महान है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको आपने जितनी गहराई से समझा है तो उतना ही कम है, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, हो सकता है हमारे से भी कोई प्रेडिक्शन करने में गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये थ्योरी गलत है। लेकिन एक्चुअल थ्योरी है क्या, ये मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोगों ने इसका ना जो एक ड्रामा टाइप बना दिया है, अपने चंद पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा कुछ परोस रहे हैं। अब किसी ने मेरे से मैसेज किया कि आप जो अपना कोर्स कराते हो इतना कॉस्टली होता है। ओ भाई, कॉस्टली की बात ये होती है कि मैं कम से कम, मैं फ्रॉड बाजी नहीं मेरे पास, मैं फ्रॉड पढ़ाता ही नहीं। आपको अच्छा लगे तो आ सकते हो। अगर आपको सच में ही एस्ट्रोलॉजी को जानना है और सच में ही आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो फिर आपके लिए मायने नहीं रखती फीस कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। मेहनत है, ये मेरी भी मेहनत है। मैंने जितना इसको समझा है, जितनी गहराइयों में मैं जाके इसको मैं बताता हूँ आप लोगों के सामने, तो मेरी भी तो मेहनत है ना। तो एक समय की कीमत होती है, नहीं तो इस चीज की बताओ मैं क्या ही कीमत आंक सकता हूँ, कितना ही मैं इसकी कीमत रख सकता हूँ। ये तो मेरे एक समय की कीमत है, मैं आप लोगों से मैं लेता हूँ, ठीक है। टाइम इज द प्राइस, नॉट नॉलेज, ठीक है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा क्या थ्योरी हमारे पास है, कैसे हम करते हैं, और सबके पास जो भी नक्षत्र नाड़ी करता है उसके पीछे कितना बड़ा एक लॉजिक है। क्योंकि हम ना तो काल सर्प दोष, ना शनि की साढ़े सती डैया, ये वो, उसने उसको ऊंच नीच, उसने उसको आस्पेक्ट दे दिया, ये सब चीजें देखो भाई, मेरे वे में तो सबके अपने अपने अलग मत हो सकते हैं भाई, मेरे वे में तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी इंसान के जो कर्म है वो ऊंच नीच हो सकते हैं, ग्रह कोई ऊंच नीच नहीं होता।
मानसिकता ऊंच नीच हो सकती है। अगर शुक्र है अब तक ऐसा कोई नहीं आया कि वो देवता ऊंच है वो नीच है, ऐसा कोई बोलेगा तो भाई ये भी अजीब, और हो भी सकता है भाई, पॉडकास्ट पे कुछ भी हो सकता है। अब मुझे लगता है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मुंह उठा के कुछ भी बोलते जाते हैं लोग। और कुछ ऐसे ना मतलब कि एक ट्रेंडी बंदे जो ट्रेंडी मतलब आते हैं पॉडकास्ट पे, कंठी माला पहन के, लंबे लंबे तिलक लगा के, ठीक है, वो मुझे नहीं लगता वो फिलोसफर है या कोई साइंटिफिक है, या होता है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, बनने की जरूरत नहीं होती। और हमारे पास ये डुप्लीकेसी तो मिलेगी नहीं। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिंपल साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, और सिंपलिटी में जो मजा है दोस्तों वो कहीं नहीं, ठीक है ना। अब हम जो हमारा जो पेशा है भाई, कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं 2-4 माला डाल लूंगा, 6-7 माला यहाँ डाल लूंगा, गंडे ताबीज डाल लूंगा और तिलक विलक लगा के आऊंगा तभी मैं एस्ट्रोलॉजर होऊंगा। क्या वो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं? मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और अगर मेरी लफ्जों की वजह से किसी को ऐसा लगता है तो भाई वो किसी फ्रॉड को ही लग सकता है, ठीक है ना। कोई एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को तो लगेगा नहीं, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो उसको तो पता होगा कि भाई ये बंदा सामने वाला क्या बोल रहा है यहाँ। तो चलिए हम बात करते हैं आज हमारे जो ग्रह हैं वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी दृष्टि के योग के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके संयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, और जो भाव होते हैं हमारे उनके गुण एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, उनकी प्रकृति क्या है, और मेष से मीन तक जो लगन है उसके एट्रीब्यूट उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी में एक चीज और आती है, जब हम कोई प्लेनेट लेते हैं उसके सबलोड वो डिसाइड करता है लास्ट एंड फाइनल, हमें रिजल्ट का जो टेस्ट जो हमें बताता है वो भी सबलोड होता है। वहां तक भी आप सबने पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबलोड है, जो किसी भी नक्षत्र को 9 डिवीजन में उसके पार्टीशन करता है। इन सबलोड के जो जब इनका एक डिविजनल एक पार्ट बना दिया जाता है तो इनका एक स्वामी होता है, उसको हम सबलोड कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में घटनाओं को आरंभ से अंत तक संचालित करता है। व्हाट इज सबलोड? ये जो उपशासक ग्रह हैं ये क्या है, ये समझने के लिए इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि जन्म कुंडली में जन्म समय के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है उस नक्षत्र का स्वामी महादशा को आरंभ करता है, ये तो सबको ही पता है। साथ ही जन्म के समय जो भी शेष दशा का ईयर मंथ और डे के रूप में जो हिसाब किया जाता है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का मान लो शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेता कोई व्यक्ति, तो जन्म समय मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो राहु की महादशा शेष मिलती है उसको, फिर गुरु की दशा आती है उसकी, जैसे कि राहु में वो डिग्री पे पता लगेगा भी बैलेंस ऑफ दशा कितनी है बची हुई है राहु की, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर केसुर चमरा और खुशबू, ये आपने नोट रखना है भाई। सबसे पहले आपने जो नक्षत्र जो महादशा है केतु की है, ठीक है, उसके बाद शुक्र की है, सूर्य की है, तो ऐसे ये चलता है स्टेप बाय स्टेप। तो 120 वर्षों की जो विषुवंतरी महादशा बताई गई है, तो उसी के अनुसार जैसे किसी का राहु की महादशा अगर शेष मिलती है तो उसके आगे जो सी महादशा आएगी, राहु के बाद कौन सी आएगी, राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, उसके बाद शनि की आएगी, फिर उसके बाद मरकरी की आएगी, बुध की आएगी, ठीक है ना। ऐसे क्रम इसमें चलता रहता है, जीवन के अंत तक दशा चलती रहती है। अब फिर बात आती है लगन और भावों का जो सबलोड होता है। लगन यानी फर्स्ट से 12th हाउस के अंदर जो सबलोड होता है, इसी प्रकार जन्म समय के अनुसार 12 भावों की गणना की जाती है। प्रत्येक भाव किसी न किसी राशि में स्थित होता है। उस राशि के नक्षत्र के जब हम डिवीजन पार्ट्स करते हैं साइन डिग्री मिनट के रूप में, एक निश्चित जो है सबलोड मिलता है हमें। ये सबलोड जो है स्थायी होता है, कभी नहीं बदलता। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि किसी का जन्म एरीज साइन में हुआ है और 11 डिग्री 26 मिनट पर हुआ है, मतलब कि जो मेष लगन है वो 11 डिग्री 26 मिनट चला हुआ है। वहां पे जो प्लेनेट बनता है, यानी कि जो राशि का जो साइन लोड है, मतलब कि वो है मार्स, मेष राशि है, मार्स हुआ, उसका नक्षत्र बन गया केतु। केतु तो नक्षत्र लोड निकल के आ गया, वो सबलोड कैसे निकाले, तो ये जो 11 डिग्री 26 मिनट पर जो सबलोड जो रहेगा ना, जो फिक्स रहता है मेष लगन में केतु के नक्षत्र में, और जो सबलोड 11 डिग्री 26 मिनट पे जो 40 सेकंड कुछ ऐसे वो निकल के जो आता है, तो वो बुध का सबलोड होगा, उसका जो सबलोड होगा वो मरकरी होगा। ये जो सबलोड है, ये सबलोड बुध मेष लगन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट का इंडिकेटर है।
अब चंद्रमा से जो हमें प्राप्त हुई वो महादशा भुक्ति के स्वामी इसी भाव के सबलोड के आदेशों का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पे इसी उदाहरण को अगर हम मान के चलो तो केतु दशा स्वामी है और बुध भुक्ति स्वामी है। इस भुक्ति स्वामी को ही उपशासक यानी कि सबलोड कहा जाता है। और स्थायी सबलोड का जो महत्व है व्यक्ति के जन्म समय के अनुसार चंद्रमा के नक्षत्र पर आधारित महादशा भुक्ति का क्रम 120 वर्षों के विंशोत्तरी दशा चक्र के अनुसार चलता है। लेकिन लगन या किसी भाव के अनुसार दशा स्वामी और भुक्ति स्वामी स्थायी होते हैं और कभी नहीं बदलते। अब प्रत्येक भाव के लिए एक निश्चित सबलोड होता है। 12 भावों के 12 सबलोड आपको मिलेंगे। हर भाव का अपना एक स्थायी सबलोड होगा। जब किसी भाव के विशेष विषय का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है तो उस भाव के सबलोड के आदेश ही निर्णायक होते हैं। जैसे महादशा भुक्ति के स्वामी इन आदेशों को बिना किसी त्रुटि के लागू करते हैं। कुल मिलाकर सबलोड प्रत्येक भाव का स्थायी निर्णायक स्वामी है और ये भाव के शुभ या अशुभ फल को सुनिश्चित करता है। एग्जाम्पल के लिए मेष लगन या किसी अन्य लगन में 7th हाउस जो है अपना मैरिज का हाउस है, स्पाउस का हाउस है और मीन्स विवाह का भाव। यहाँ 7वें भाव का जो सबलोड है ये तय करता है कि क्योंकि ये सुप्रीमो है, यहाँ का सुप्रीमो यहाँ का सबलोड होगा। 7th हाउस का जब सबलोड मैं बताता हूँ जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि विवाह का योग है या नहीं, एक से अधिक विवाह होंगे या नहीं, और ये स्पष्ट रूप से आदेशित होता है ताकि सही समय पर इसका इस्तेमाल हो सके और ये यूज किया जा सके। और कहने का अर्थ है कि 7वें भाव का सबलोड जन्म के समय से ही आपके शादी के बारे में हाँ या नहीं कहने में सक्षम होता है। कोई ऐसा नहीं कि भाई ये बदल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे राशन कार्ड में कोटा पहले से अपना आवंटित होता है, ये सबलोड बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है, घटना के समय सीमा को सेट करता है और इसी सबलोड के आदेश पर विंशोत्तरी दशा और भुक्ति के जो अधिपति वो विवाह कराते हैं, अविवाह से इनकार करते हैं या एक से अधिक विवाह की योग देते हैं, वो बात अलग है। इसी प्रकार लगन से लेकर 12 भावों के लिए 12 सबलोड होते हैं। हर भाव का सबलोड पहले से निर्धारित अपने रिजल्ट अपने में संचित रखता है और वो तय करता है कि उस भाव से संबंधित कौन सी घटना कब हो। ठीक है ना। हर भाव का सबलोड जन्म के समय ही स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित घटनाओं का परिणाम तय करता है। विंशोत्तरी दशा भुक्ति और अंतरा के अधिपति उस भाव के सबलोड के आदेशों के अनुसार घटनाओं को बिना किसी गलती के समय सीमा में घटित करते हैं। और ये घटनाएं जैसे कि एज को लेकर है, मैरिज को लेकर है या मैरिज ना होने को लेकर है, संतान के जन्म को लेकर है, जॉब्स को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, गेन एंड प्रॉफिट के लिए है, लॉस के लिए है, इनकम के लिए है, आपकी कंडीशन और कई अन्य जो ऐसे शुभ अशुभ जो परिस्थितियां हैं उनको ये सिग्निफाई करता है, दर्शाता है, इनका इंडिकेटर है। अब ज्योतिष को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए इस ज्योतिष विद्या को, क्योंकि ज्योतिष को भाव सपूट और ग्रह सपूट का अध्ययन कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार करना चाहिए हमेशा। हमारे जो प्रिय गुरुजी स्वर्गीय श्री केएस कृष्णमूर्ति जी के उनके शोध के माध्यम से ये पद्धति दुनिया के सामने आई, जिससे किसी घटना की समय सीमा को सटीक रूप से दिन और तिथि तक बताया जा सकता है। इसके अलावा दशा भुक्ति के अनुसार आने वाली जो घटनाओं का स्वभाव भी स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जन्म कुंडली का निर्माण बिल्कुल सटीक जन्म समय के आधार पर केपी पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए और किसी के पास नहीं होता है तो उसको बीटीआर करना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो तो मिनटों सेकंडों तक आपको वो बच्चे के जन्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतना आप कर सकते हो तो दी बेस्ट रहता है। और केवल तभी जो हम भविष्यवाणी करते वो मिनटों तक सटीक होगी और अदरवाइज किसी भी पद्धति से इतनी सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता। मैं बार बार यही बोलता आया हूँ। कुछ लोग बीच में आते हैं, मेरे काफी स्टूडेंट बीच में आके वो ट्रेडिशनल को घुसा देते हैं, फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। ठीक है। अब राशि चार्ट में केवल देखो जो प्लेनेट है उनके 12 भावों को दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी भाव सपूट और ग्रह सपूट की जानकारी नहीं होती। इसलिए राशि चार्ट से भविष्यवाणी कभी भी सटीक हो ही नहीं सकती। और भाई राशियों से क्या है, राशि तो राम और रावण की भी एक थी। ठीक है ना। ये राशियों पे कुछ नहीं होता। भाई इनसे तो केवल अनुमान के आधार पर जो है भविष्यवाणी कर देते हैं जिन लोगों को अपनी थोड़ा सा दुकानदारी भी, क्योंकि बिजनेस तो है भाई, ये चलाना भी पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यदि किसी व्यक्ति की
जो है संतान का विवाह का समय जानना है और उसकी कुंडली केपी पद्धति के अनुसार बनाई गई हो, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 7th हाउस का सबलोड जो आपको दिखाएगा, उसके आधार पर दशा भुक्ति की गणना करके विवाह का जो ठीक एक दिन होगा और उसकी डेट होगी वो बताई जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब तक है जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो, मैं भी अपने आप में कुछ नहीं हूं, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ये मान लो कि मैं तो कहीं भी मेरी गिनती है, बस थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं और मैं निकाल के बता देता हूं, वो हो भी जाता है। तो इसके पीछे एक कह सकते हैं, इसके पीछे एक थ्योरी आप भी कर सकते हो, मैं कोई अलग से अवतार नहीं हूं। अब दूसरी ओर यदि केवल आप राशि चार्ट के आधार पर कोई भी प्रेडिक्शन करते हो, तो केवल 7th हाउस के जो अधिपति और जो उस टाइम पीरियड में दशा भुक्ति के आधार पर अनुमान आपको लगा के बता देंगे, भाई हाँ हो सकता है इस टाइम पीरियड में। लेकिन इसमें 7th हाउस के सबलोड की जानकारी होती ही नहीं और उसके आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक भाई होगा भी कैसे। अब मान लो कि जगह 7th हाउस का सबलोड है, उसने 6 एंटर दर्शा दिया और उसकी दशा में सामने वाला आपको एस्ट्रोलॉजर, महान एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि आपकी शादी इस टाइम पे होगी, तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, तो किस दिन होगी वो बता दो, आप किस समय पे होगी, ठीक है ना। तो इसमें मिनटों सेकंडों तक जा सकता है, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करने की जरूरत होती है। दूसरा हम बात करें कि फिर उनका वो शादी उस टाइम पीरियड में नहीं होती, तो फिर वो लोग फंस जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर, वो पॉडकास्टिए बाबा लोग, वो फंस जाते हैं। अब वो फंसने के बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कहावत है पुत्री न पुत्रा, ठीक है ना। हमारे हरियाणा वाले काफी समझ जाएंगे इस चीजों को, पुत्री न पुत्रा, वो कहावत यहाँ पे लागू हो सकती है। फिर वो इधर उधर से दोष उठाना स्टार्ट कर देंगे, आपकी कुंडली में ये दोष था, उसकी दशा है, उसने करवाया है, ये हो गया, उसने उसको नीच का कर दिया, उसकी नीच दृष्टि रही, उसकी उच्च दृष्टि रही, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पता नहीं भाई क्या क्या कुछ बताया जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं है, चाहते भी नहीं है उसको पढ़ना। सबसे बड़ी बात तो है कि भाई कम से कम इस थ्योरी को जान तो लो। ये रियलिटी है, ये एस्ट्रोलॉजी आपको एक अच्छा प्रेडिक्टर जरूर बना देगी, मुझे इतना पता है। इसके कारण जो है ना, प्रेडिक्शन करने में ना डिफरेंस आ सकता है, और ये संभव भी हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में जो उसने प्रेडिक्शन किया है, उस टाइम पीरियड में वो शादी हो ही ना, ठीक है। और भविष्यवाणी जब गलत साबित होती है तो महाराज भी गलत हो जाते हैं। अब महाराज गलत माने या ना माने कोई, लेकिन ये जरूर मान लेते हैं कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक बकवास है, कुछ ये फंडामेंटल नहीं है, ये तो ठग विद्या है, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि ठग विद्या है। और हमारे जो हरियाणा वाले हैं वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते इन सब बातों पे। किस आधार पे, एक्चुअल में ट्रेंड किसने डाउन किया एस्ट्रोलॉजी का और इस साइंस को किसने बदनाम किया, वो आप अच्छे से जानते हो। मैं जब सबलोड का सही से अगर आप एनालिसिस कर लेते हो और उसका यूज कर लेते हो, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो कभी गलत होने की गुंजाइश 1% भी नहीं होगी, 100% आपका प्रेडिक्शन एक्यूरेट जाएगा। इसलिए केपी के अंदर जो है सबलोड ही सबसे बड़ा मूल आधार हम इसको बोल सकते हैं, जिससे कुंडली का जो है एनालिसिस किया जाता है। अब केपी पद्धति में कुछ ध्यान देने की बातें जरूर हैं। सबसे पहली बात है, कुंडली सही होनी चाहिए, एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका ना, दिया गया जो भी समय है आपका, उसका बीटीआर भी किया जा सकता है, बीटीआर क्या होना चाहिए, या कोशिश करें जब तक कि भाई बच्चे का आपको एक्यूरेट पता हो। अब जिस भी हाउस का आपने एनालिसिस करना है, उसके सबलोड का सही से एनालिसिस करना पड़ेगा भाई, उस घटना के आधार पे। अब मान लो पैसा किस डायरेक्शन से आएगा, पैसे का सभी को आज के दिन ये रहता है कि पैसा, मैं ये नहीं बताता, ये नंबर लिख लो जी, ये हथेली पे 2 5 6 8 9 10 12 पता नहीं कुछ कोई नंबर लिखवा दो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आपने कुछ बोलना है वेट लॉस करने के लिए, तो वो लगी माँ ऐसे कुछ बोल दो, ठीक है। ऐसी बातें मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बेवकूफी भरी बातें हैं भाई, क्या ही लॉजिक है इन सब बातों के पीछे, ठीक है ना। मुझे तो आती है शर्म, और ये ठगी मेरे पास है नहीं, प्रैक्टिकल बंदा हूँ, इसलिए भी मेरा चैनल शायद आज तक ट्रेंड में नहीं आया है, इसलिए मेरी वीडियो पे व्यू भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैं हूँ मुंहफट आदमी और प्रैक्टिकल बंदा। अब कमेंट भी ऐसी आ जाती है जी, मेरा हो उसका काल सर्प दोष है, भाई बुरा मत मानना, लेकिन ये जो काल सर्प दोष, फलाना दोष, ढिकड़ा दोष, किस किस को दोष दोगे, आपके कर्मों का दोष है और किसी का दोष नहीं है, ठीक है ना। हमारे जो कर्म हैं उन्हीं का दोष होता है बॉस, और प्लेनेट हमको सिर्फ वो दिखाता है, उस पर्दे को फाश करता है जो छुपाए हुए होते हैं हम, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। हो सकता है देखो,
हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं। मैं अपने आप को कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर और योद्धा मानता ही नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं बोस। लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गलत वलत आप पढ़ाना बंद कर दो। ये आके पॉडकास्ट पे कुछ भी उल्टा नाप शनाप मत बकवास करो। ये क्या आप बता रहे हो लोगों को? क्या हो जाएगा मतलब नंबर लिखने से? और मैंने तो एक ऐसा पॉडकास्ट देखा जिसमें ये भी बताया गया था कि भाई सर में दर्द हो तो ये नंबर लिख लो। अरे भाई, मैं कहना नहीं चाहता, वीडियो चली हुई है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। कोई ऐसे जगह पे पेन हो गया किसी का, वहां पे भी नंबर लिखवा दोगे क्या? कैसी बातें करते हो यार? कोई तो लॉजिक होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। जब हम इस तरह की जो गहराई से अगर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है जब तक आप अंधेरे में ही डुबकियां लगाते रहोगे। भाई समय देना होता है। एस्ट्रोलॉजी 1 साल के अंदर आ जाएगी, 2 महीने में सीख जाओगे, 3 महीने में। भाई केपी एस्ट्रोलॉजी इजी है, वो पढ़ाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको 2 महीने के अंदर भी क्लियर करा सकता है, 3 महीने भी क्लियर करा सकता है। बाकी तो प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे आप, हो सकता है भाई आप अपने टीचर से भी ज्यादा कुछ कर पाओ। ठीक है ना? क्योंकि सबके दिमाग की सिचुएशन अलग अलग होती है, सबका फर्स्ट हाउस का सब लोड अलग अलग से ही रिजल्ट देता है। ठीक है ना? कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। जैसे पाँव की जो जूती होती है वो हर किसी को एक जैसा उसका जो है पैमाइश वो आती नहीं है। हमारे जो फिंगर प्रिंट्स है, क्या ये सेम है? अगर ये सेम नहीं है तो कुंडलियां सेम कैसे हो सकती है? बहुत कर्म कैसे सेम हो सकते हैं? फिर आप कैसे एक राशियों के आधार पे लोगों को मतलब सुबह आ जाते हैं, आज का राशिफल, आज का ये फल, आज का अमरूद फल, आज का सेब फल। यार कुछ तो लॉजिक रखो। तुला राशि वालों के लिए आज आपका दिन ऐसा जाएगा। कितने लोग होंगे? 150 करोड़ की जनसंख्या अपने भारत। क्या जितने तुला राशि वाले, क्या सबके साथ वो घटना घटेगी? क्या उल्टी सीधी बात करते हो आप लोग? कोई तो लॉजिक रखो किसी चीज के पीछे। ठीक है, तो मैं लास्ट एंड फाइनल इतना ही कहना चाहूंगा, जो केपी पद्धति के जो सिद्धांत है उसको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत मजबूत है। प्राचीन ऋषि ने भी किसी घटना को दिन और तिथि तक सटीक रूप से नहीं बताया, लेकिन केपी पद्धति के सबलोड सिद्धांत ने ये क्लियर कर दिया है कि इसके माध्यम से घटना के समय को सटीक रूप से दिन और तिथि तक बताया जा सकता है। इस पद्धति के अलावा कोई अन्य कोई तरीका नहीं है जिससे किसी भी घटना के समय को इतना सटीकता के साथ बताया जा सके। अगर किसी के पास हो तो भाई बता सकते हो। भाई दरवाजे खुले, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है? केपी पद्धति में कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये भविष्यवाणी के लिए एक मात्र सटीक तरीका है। अगर आपने वास्तव में भविष्यवक्ता बनना है, अगर आपने एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया भर के विद्वानों ने केपी पद्धति को अपनाया है, क्योंकि उनको पता है कि सबलोड की जो भविष्यवाणी की जो जिसको आप यूज करते हो, कितना सटीकता के साथ एक विश्वसनीय तौर पर प्रेडिक्ट करता है। जो लोग आलसी हैं और सोचने का प्रयास नहीं करना चाहते, भाई उनके लिए तो माफी चाहूंगा, शायद मैं गलत हूं उनके लिए तो। ठीक है? वो केपी पद्धति का अनुसरण कर ही नहीं सकते। आज के लिए मेरी ये वीडियो थी दोस्तों, सिर्फ पॉडकास्टिव बाबाओं के लिए था। उनसे मैं क्षमा याचना चाहूंगा, प्रभु बख्शो महाराजो, कुछ भी आके मत बोलो। क्या मतलब कि क्यों बदनाम करने पे तुले हो? एस्ट्रोलॉजी को बदनाम मत करो। एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, नक्षत्र नाड़ी जिसको हम कहते हैं कि नक्षत्र नाड़ी पे हम तुरंत चुटकियों में, अगर आप डरे हुए हो, किसी ने डरा दिए हो, तो मोस्ट वेलकम, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप पे 200-300 दोष लगा के आपकी जिंदगी को नर्क बता दिया हो किसी ने, तो आप प्लीज आ सकते हैं।